बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज़ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के बेसिक प्रिंसिपल्स में सबसे पहले क्या होगा कि हमें इसमें प्लाज्मा सेल्स मिलते हैं और लिम्फोसाइट्स मिलते हैं जो टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट होंगे। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन का जो हॉलमार्क होता है, जो मेन सेल होते हैं, वो आपके लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स होते हैं। डिलेड रिस्पॉन्स बट मोर स्पेसिफिक, अडेप्टिव इम्यूनिटी देन एक्यूट इन्फ्लामेशन। इसमें देर से रिस्पॉन्स आता है लेकिन ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो एक्यूट इन्फ्लामेशन होती है उसमें हमें इनेट इम्यूनिटी मिलती है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के अंदर हमें अडेप्टिव इम्यूनिटी मिलती है, जिसका एक्यूट इन्फ्लामेशन से ज़्यादा स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है लेकिन डिलेड रिस्पॉन्स होता है। कब किन किन चीज़ों की वजह से इन्फ्लामेशन हो सकती है? क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो सकती है अगर आपको इन्फेक्शन परसिस्ट कर रही है, इन्फेक्शन हुई लेकिन वो बार बार रह रही है, तो आपको क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की वजह से, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की, इन्फेक्शन विद वायरसेस, माइकोबैक्टीरिया, पैरासाइट्स एंड फंजाई। ऑटोइम्यून डिजीज़ के अंदर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो जाती है और फॉरेन मटेरियल की वजह से क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो जाती है, या फिर कुछ कैंसर्स में भी क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो जाती है। टी लिम्फोसाइट्स, अब टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो आपकी बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस होते हैं एज प्रोजेनेटर टी सेल्स। सबसे पहले क्या बनेंगे? प्रोजेनेटर टी सेल्स बनेंगे आपकी बोन मैरो के अंदर। उसके बाद ये डेवलप होते हैं आपकी थायमस के अंदर, जहाँ पे वेयर जो टी सेल रिसेप्टर्स जो होते हैं वो उनकी दोबारा से रीअरेंजमेंट होती है, और जो प्रोजेनेटर सेल्स होते हैं वो CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल्स के अंदर और CD8 पॉजिटिव साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब बोन मैरो के अंदर आपके प्रोजेनेटर टी सेल्स हैं, उसके बाद थाइमस के अंदर जाते हैं प्रोजेनेटर टी सेल्स, वहाँ पे आपके टी सेल रिसेप्टर्स की रीअरेंजमेंट होती है, और जो प्रोजेनेटर टी सेल्स होते हैं वो आपके CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल्स में और CD8 पॉजिटिव साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जो टी सेल होता है वो क्या करता है? वो टी सेल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स को यूज़ करता है, जिसके अंदर आपका टी सेल रिसेप्टर होता है और CD3 होता है एंटीजन की सर्विलेंस के लिए। अब आते हैं हमारे पास टी सेल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो होता है वो रिकग्नाइज करता है एंटीजन को, जो कि प्रेजेंटेड होता है आपके MHC मॉलिक्यूल्स के ऊपर। ठीक है। अब जो CD4 पॉजिटिव टी सेल्स होते हैं वो लिंक्ड होते हैं MHC क्लास 2 के साथ, और जो CD8 पॉजिटिव साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं वो MHC क्लास 1 के साथ लिंक्ड होते हैं। ठीक है। अब जो टी सेल कॉम्प्लेक्स है उसने एंटीजन को रिकग्नाइज करना है, जो कि आपके MHC मॉलिक्यूल्स के ऊपर होता है। ठीक है। जो MHC मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं और साथ वो फिर आगे ले जाते हैं, टी सेल कॉम्प्लेक्स इनको रिकग्नाइज कर लेता है। जो CD4 पॉजिटिव टी सेल्स होते हैं वो क्लास 2 के साथ, और जो CD8 पॉजिटिव टी सेल्स होते हैं वो क्लास 1 MHC क्लास 1 के साथ अटैच होते हैं। जब एक्टिवेशन होती है ना टी सेल्स की, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? सबसे पहले हमें बाइंडिंग होती है। पहले आपका एंटीजन जो है ना वो MHC कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करेगा। दूसरा क्या होगा? फिर हमें एक एडिशनल सिग्नल, सेकेंड सिग्नल चाहिए होता है। अब CD4 पॉजिटिव जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं उनकी एक्टिवेशन किस तरह से होती है ये हम पढ़ते हैं। अब जो एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन्स होते हैं जैसे कि फॉरेन प्रोटीन्स हो गई, वो फेगोसाइटोस्ट होती हैं, प्रोसेस होती हैं और फिर MHC क्लास 2 के साथ प्रेजेंट कर जाती हैं। हमने पहले भी पढ़ा कि जो CD4 पॉजिटिव टी सेल्स होते हैं वो क्लास 2 के साथ काम करते हैं, विच इज़ एक्सप्रेस बाय द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ठीक है। अच्छा, अब जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि सबसे पहले एंटीजन आएगा, ठीक है, वो फेगोसाइटोसिस हो जाएगा, प्रोसेस होगा और वो आपको MHC क्लास 2 के ऊपर प्रेजेंट होगा, जो कि एक्सप्रेस करते हैं आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को। ठीक है। उसके बाद जो B7 होता है ना आपके APC के ऊपर, वो बाइंड कर जाता है CD28 के साथ, जो कि CD4 हेल्पर टी सेल्स के ऊपर होता है और आपकी सेकंड एक्टिवेशन सिग्नल प्रोवाइड करता है। अब आपके जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं जिनके ऊपर क्लास 2 मॉलिक्यूल्स अटैच हैं और उनके साथ एंटीजन अटैच है, उनके ऊपर B7 होता है, वो बाइंड कर जाता है आपके CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल के CD28 के साथ, और ये सेकेंड एक्टिवेशन सिग्नल होता है। अब जब CD4 पॉजिटिव एक्टिवेटेड CD4 पॉजिटिव आपका हेल्पर टी सेल्स होता है, जिसके साथ आपका जो सेकंड सिग्नल भी आ चुका है, तो साइटोकाइन सिग्नल होते हैं। ठीक है, जो कि इन्फ्लामेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कि साइटोकाइंस होते हैं इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं, इन्फ्लामेशन में हेल्प करते हैं, और इनके 2 सबसेट्स होते हैं। ठीक है, एंड आर डिवाइडेड इनटू 2 सबसेट्स कि जो आपके जो एक्टिवेटेड, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, द टॉपिक ऑफ जो हम पढ़ रहे थे इसमें हमने पढ़ा था कि जो एक्टिवेटेड CD4 पॉजिटिव टी सेल्स होते हैं वो साइटोकाइंस को सिक्रीट करते हैं। जो साइटोकाइंस होते हैं वो हेल्प करते हैं इन्फ्लामेशन के अंदर, और उनके 2 सबसेट्स होते हैं जो आपके CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल्स होते हैं। अब हेल्पर टी सेल्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक 1 सबसेट होता है, एक 2 सबसेट होता है। जो 1 सबसेट होता है, TH1 सबसेट होता है, वो इंटरफेरॉन गैमा को रिलीज करता है, सिक्रीट करता है, जो कि मजीद फिर आपके एक्टिवेट करती है मैक्रोफेजेस को और आपके B सेल क्लास
को प्रमोट करती है, IgM को IgG के अंदर कन्वर्ट कर देती है। प्रमोट करते हैं, प्रमोट्स TH1 फिनोटाइप एंड इनहिबिट द TH2 फिनोटाइप। अब जो TH1 सबसेट होता है वो बेसिकली आपके इंटरफेरॉन गैमा को सिक्रेट करता है। जो इंटरफेरॉन गैमा होता है ना, वो आपके मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करता है और आपके जो बी सेल क्लास की स्विच करती है कि IgM को IgG के अंदर कन्वर्ट करती है, और आपकी जो TH2 फिनोटाइप होती है उसको इनहिबिट करता है इंटरफेरॉन गैमा, और TH1 फिनोटाइप को प्रमोट करता है। अब जो TH2 सबसेट होता है, जो कि सेकेंड सबसेट है हमारे हेल्पर टी सेल्स का, वो इंटरल्यूकिन 4 को सिक्रीट करता है। TH2 जो है वो इंटरल्यूकिन 4 को सिक्रीट करेगा, TH1 इंटरफेरॉन गैमा को सिक्रीट करता है। जो TH4 होता है, इंटरल्यूकिन 4 होता है, वो आपके बी सेल क्लास को IgE के अंदर स्विचिंग कराता है कि IgE की प्रोडक्शन कराता है, और इंटरल्यूकिन 5 को भी सिक्रीट करता है जो कि इओसिनोफिल की कीमोटैक्सिस करती है, एक्टिवेशन करती है और आपकी IgA के अंदर स्विच कर देती है। और साथ इंटरल्यूकिन 13 को भी सिक्रीट करता है जिसका फंक्शन इंटरल्यूकिन 4 वाला ही होता है। अब जो TH2 था वो बेसिकली इंटरल्यूकिन 4 को सिक्रीट करता है, इंटरल्यूकिन 5 को सिक्रीट करता है, इंटरल्यूकिन 13 को सिक्रीट करता है, और जो TH1 होता है वो आपका इंटरफेरॉन गैमा को सिक्रीट करता है। अब उसके बाद आते हैं CD8 पॉजिटिव साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एक्टिवेशन। अब जो CD8 पॉजिटिव साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेशन होती है, इसके अंदर आपके इंट्रासेलुलर एंटीजन जो होते हैं डिराइव फ्रॉम प्रोटीन्स इन द साइटोप्लाज्म इज प्रोसेस्ड एंड प्रेजेंटेड ऑन MHC क्लास 1 विच इज एक्सप्रेस्ड बाय ऑल द न्यूक्लिएटेड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। अब जो इंट्रासेलुलर जो सेल के अंदर एंटीजन्स होते हैं जो कि प्रोटीन से ड्राइव्ड होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, वो प्रोसेस होते हैं और MHC क्लास 1 के साथ प्रेजेंटेड होते हैं, और ये तमाम न्यूक्लिएटेड सेल्स और प्लेटलेट्स के ऊपर MHC क्लास 1 होता है, जिससे हमारे पास इंट्रासेलुलर एंटीजन को रिकग्नाइज हम कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि जो साइटोटॉक्सिक सेल्स टी सेल्स होते हैं, जो CD8 पॉजिटिव टी सेल्स होते हैं, उनके साथ क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं उनके साथ क्लास 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब जो इंटरल्यूकिन 2 होता है वो CD4 पॉजिटिव TH1 सेल से जो प्रोड्यूस हो रहा होता है वो आपकी सेकेंड एक्टिवेशन सिग्नल प्रोवाइड करता है। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एक्टिवेटेड फॉर किलिंग, ठीक है। अब जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हो जाएंगे वो एक्टिवेट हो जाते हैं और किलिंग कराते हैं। नाउ द किलिंग अकर्स विया। अब किलिंग किस तरह से होती है? सिक्रीशन होती है आपकी परफोरिन की और ग्रैंडजाइम की। जो परफोरिन होती है वो पोर्स क्रिएट कर जाती है जिसकी वजह से ग्रैंडजाइम जो है टारगेट सेल के अंदर एंटर कर जाती है और एपोप्टोसिस होना स्टार्ट हो जाती है। और साथ आपका जो फैसल एक आपका होता है उसका एक्सप्रेशन हो जाता है जो कि विच बाइंड्स फास्ट ऑन द टारगेट सेल एक्टिवेटिंग एपोप्टोसिस, ठीक है, जिसकी वजह से फास्ट जो बाइंड कर जाता है आपके टारगेट सेल्स के ऊपर एपोप्टोसिस स्टार्ट हो जाती है।